नमस्कार। बुलेटिन में सबसे पहले चंडीगढ़ से खबर है। यहां पर बीजेपी की निगरानी समितियों की बैठक है। हरियाणा से जुड़ी ये खबर है। थोड़ी देर में हरियाणा निवास में बुलाई गई है ये बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसकी अध्यक्षता करेंगे और सरकार के कामकाज को धरातल तक पहुंचाने के लिए यहां पर मंथन होगा। बीजेपी की निगरानी समितियों की ये बैठक होगी और सरकार के कामकाज को धरातल तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मंथन होगा। थोड़ी देर में हरियाणा निवास में ये बैठक शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चंडीगढ़ में बीजेपी की निगरानी समितियों की यह बैठक होने जा रही है, जहां पर सरकार के कामकाज को धरातल तक पहुंचाने को लेकर मंथन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसकी अध्यक्षता करेंगे। कुलबीर दीवान, जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुलबीर, ये मीटिंग शुरू होने जा रही है, किस एजेंडे के साथ इस मीटिंग की शुरुआत होगी? देखिए शमित, क्योंकि निगरानी समितियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में, उनकी ये मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और जहां तक इन समितियों का कामकाज का सवाल है, तो ये समितियां जो हैं, क्या सरकार की योजनाएं जो हैं उनका लाभ लोगों को मिल रहा है या उनको अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है या नहीं, यानी सरकार और कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक कड़ी करने वाली ये समितियां होती हैं। लिहाजा इनका कामकाज कैसा चल रहा है, किस तरह की रिपोर्ट जो है सरकार की मिल रही है या फिर किस तरह की क्या क्या काम और जो लोग हैं वो चाहते हैं, इस तरह की रिपोर्ट जो है वो इस समिति में, इस बैठक में ली जा सकती है समितियों से। और उनको क्या दिक्कत आ रही है, यदि काम करने में कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनसे बात करेंगे। तो ये मीटिंग जो है अभी 11 बजे का इसका टाइम है, लेकिन अभी शुरू होने वाली है थोड़ी ही देर में। और जहां तक इस मीटिंग के बारे में और अधिक जानकारी है वो यही है कि 1-2 घंटा ये मीटिंग जो है वो चल सकती है। जी शुक्रिया कुलबीर दीवान तमाम जानकारी के लिए। और अब पंजाब की खबर। पंजाब में गैंग वॉर पर लगाम लगाने के लिए पंजाब कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी पकूका पर कैबिनेट में सहमति नहीं बनी है। और कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी का कहना है कि अभी इस कानून पर और विचार की जरूरत है। और इस बीच विपक्ष को आशंका है कि कहीं कानून लागू होने के बाद इसका गलत इस्तेमाल ना हो, खासकर विरोधियों की आवाज को दबाने में इसका गलत इस्तेमाल ना हो। गैंगस्टर्स पर लगाम लगाने के लिए पंजाब सरकार प्रदेश में पंजाब कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी पकूका कानून को लागू करना चाहती है, लेकिन इस सख्त कानून पर कैबिनेट की मंजूरी न मिलने की वजह से फिलहाल इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ज्यादातर मंत्रियों ने तर्क दिया कि इस कानून पर अभी और विचार की जरूरत है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता अनिल जोशी के मुताबिक प्रदेश में कुछ ऐसे गुंडे पैदा हो गए हैं जिनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं है, सो ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए इस कानून की जरूरत है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि पकूका जैसे कानून को लागू करने से पहले इस बारे में गहन अध्ययन की जरूरत है। चंगी तरह ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੰਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਰਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। कांग्रेस को इस कानून पर एतराज नहीं है, लेकिन डर इस बात का है कि सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस नेता लाल सिंह ने मांग की है कि हाई कोर्ट के किसी जज से इस बात की जांच करवानी चाहिए कि पंजाब में अपने पैर पसार रहे गैंगस्टर्स के पीछे कौन है। सानू तो कोई इतराज नहीं, पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। महाराष्ट्र के मकूका कानून की तर्ज पर पंजाब सरकार प्रदेश में पकूका कानून लागू करना चाहती है। ये कानून काफी सख्त है, इसमें आरोपी की जमानत काफी मुश्किल से होती है, लेकिन अब कैबिनेट ने ही इस कानून पर और विचार करने का तर्क दिया है। आपको बता दें कि पंजाब के कुछ सियासी दल और सामाजिक संगठन इस कानून के खिलाफ हैं। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।
पंजाब में 10वीं कक्षा में इस बार खराब परिणाम देने वाले हर जिले के 6 विषयों के 5-5 स्कूलों के अध्यापकों और उनके प्रमुखों की क्लास ली गई और क्लास ली शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने, जिसमें 600 टीचर्स का बाकायदा टेस्ट भी लिया गया। अब तक ये अध्यापक बच्चों की परीक्षा लेते थे, लेकिन आज ये खुद परीक्षा दे रहे हैं और ये परीक्षा शिक्षा विभाग के निर्देशों पर हो रही है। दरअसल ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पंजाब में 10वीं के नतीजे इस बार भी खराब आए थे। नतीजों की पड़ताल करने के लिए अलग अलग विषयों के अध्यापकों के टेस्ट लिए गए। टेस्ट के बाद अध्यापकों के साथ बातचीत करते हुए ये भी जानने की कोशिश की गई कि आखिर नतीजे खराब आने के पीछे वजह क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, अध्यापकों को भी चेतावनी दी गई कि अगर अध्यापक अच्छे नतीजे नहीं देंगे तो उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। अपना ACR का परफॉर्मा है उसको मॉडिफाई कर दिया। अब उसमें 70% वेटेज जो है वो टीचर के रिजल्ट को दी जाए और रिजल्ट को भी आगे हमने स्प्लिट कर दिया है कि रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि 33% नंबर लेके बच्चे पास हो, उसमें से कितने 90% ले रहे हैं, कितने 90% से ऊपर ले रहे हैं, कितने 80% ले रहे हैं, कितने 60% ले रहे हैं। उसको ACR अगर आपकी खराब होती है तो पनिशमेंट तो डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग आपको फिर मिल जाएगी। वहीं अध्यापकों का तर्क है कि बच्चों में फेल होने का डर खत्म हो गया है, इसलिए वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। इसके साथ ही अध्यापकों का कहना है कि उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिल गए, जिसकी वजह से वो अपने विषय पर ध्यान नहीं दे पाते। ये अभी 8वीं तक ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ 9ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ E ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 9ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘਾਟਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚਾਰਜਸ਼ਿਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੰਚਾਰਜਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। ये पहला मौका नहीं है जब पंजाब में 10वीं और 12वीं के नतीजों को लेकर अध्यापकों की क्लास ना लगाई हो। इससे पहले पिछले साल अंग्रेजी में नतीजे अच्छे न आने के कारण अध्यापकों को बुलाया गया था। चंडीगढ़ से रवनीत सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। हिमाचल की सियासत की बात। हिमाचल में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ईडी का घेरा कसता जा रहा है। ऐसे में अब कैबिनेट मंत्री विद्या स्टोक्स भी मुख्यमंत्री के बचाव में सामने आई और तल्खी भरे अंदाज में कहा कि वीरभद्र सिंह को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले की जांच में ईडी जुटी हुई है। इस बीच बीजेपी मुख्यमंत्री पर लगातार जुबानी हमले बोल रही है, जिसका जवाब देने में वीरभद्र सिंह भी पीछे नहीं है। सीएम की माने तो पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटे अनुराग ठाकुर ने अरुण जेटली के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची है। न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए उन्होंने सच की जीत का दावा किया है। जो न्यायपालिका है उनके ऊपर मुझे विश्वास है और ये भी मैं कह दूं कि ये एक साजिश है मेरे खिलाफ, जो कि प्रेम कुमार धूमल और उनका बेटा क्या नाम अनुराग ठाकुर ने जो है श्री अरुण जेटली के साथ की है। विपक्ष के तेज होते हमलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री के बचाव में उतर आए हैं। कैबिनेट मंत्री विद्या स्टोक्स की माने तो वीरभद्र सिंह ने कोई गलत काम नहीं किया है। ऐसे में कोई भी उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। 100% वीरभद्र सिंह को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई गलत बात नहीं कर सकता। वीरभद्र सिंह खुद भी गुस्से में हो जाते अगर उनके काम गलत हों, कभी नहीं मानेंगे किसी को, गलत आदमी को संभालेंगे कभी नहीं। और वो बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से वो काम करते हैं और हर जगह हर चीज़ की बात सोचते हैं। उधर हिमाचल बीजेपी ने मुख्यमंत्री से जुड़े मसले को चुनाव में भुनाने के संकेत दे दिए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताया है। ये मुद्दा भी अपने तौर पे एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसका भी अवश्य हिमाचल प्रदेश का मतदाता जो संज्ञान लेगा। लोगों का मन जो है वर्तमान की कांग्रेस पार्टी की सरकार से बिल्कुल उब चुका है। उसके एक कारण है, उसके अनेकों कारण है। सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। जाहिर है जुबानी हमलों के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मसले को लेकर सह और मात का खेल जारी रहेगा। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, सी मीडिया। और अब आपको फरीदाबाद की एक जेल में लेकर चलते हैं, जहां पर कैदियों को बताया जा रहा है कि अगर जेल में कोई कैदी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाए। ये फरीदाबाद जेल के अंदर की तस्वीर है, जहां कैदी किसी की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं।
दरअसल डॉक्टरों की एक टीम इन्हें ये बता रही है कि अगर जेल में किसी कैदी को अचानक कोई बीमारी हो जाए तो उसे प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए। या हार्ट अटैक आ गया हो या दिमाग का लकवा आ गया हो, अगर मरीज बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद अगर हार्ट ने उस वक्त काम करना बंद कर दिया है, उसके बाद आप अगर उसे पहले 10 मिनट के अंदर आपने इस तकनीक का यूज़ किया जैसे CPR और BLS ट्रेनिंग बोलते हैं, अगर उस तकनीक का यूज़ किया तो आप मरीज को अस्पताल जिंदा हालत का मतलब कि उसका हार्ट जो दिमाग को खून पहुंचा पा रहा है उस हालत के अंदर आप ले सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रात के वक्त तबीयत खराब होने पर तुरंत से डॉक्टर या एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन अब इन कैदियों को ये पता चल गया है कि वैसी स्थिति में क्या करना है और कैसे मरीज को बेहोश होने से बचाना है। रात के वक्त थोड़ा फायदेमंद इसलिए रहता है कि डॉक्टर को बुलाने में और एम्बुलेंस जो हमारे हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए ये है कि उस टाइम पे फर्स्ट एड जल्दी दी जाएगी, आदमी की थोड़ा रिकवर कर सके। जेल में हुई इस खास ट्रेनिंग से कैदी भी काफी खुश हैं। वहीं जेल अधीक्षक का मानना है कि ऐसी ट्रेनिंग सभी जेलों में होनी चाहिए ताकि मुश्किल हालात में किसी की जिंदगी बचाने का हुनर सीखने का मौका ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो डॉक्टरों ने यहाँ पर कैदियों को वो तमाम ट्रेनिंग दी जिसके जरिए फर्स्ट एड, अगर जेल में कोई यहाँ पर इमरजेंसी आ जाती है, किसी कैदी को यहाँ पर दिक्कत पेश आती है, तो ये बात सामने आएगी इस ट्रेनिंग के बाद कि फर्स्ट एड का सहारा लेकर उसको बचाया जाए। खैर, इस वक्त एक बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला, हरियाणा से जुड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला के समय नियुक्त JBT टीचर मामले पर बड़ी खबर है ये। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने JBT मामले को दूसरे बेंच को सौंप दिया है। कोर्ट ने फैसले को अपने पास सुरक्षित रखा था। गलत रिपोर्टिंग का हवाला देकर दूसरे बेंच को सौंपा गया है। JBT टीचर केस के फैसले में यहां पर देरी आ सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला के समय नियुक्त JBT टीचर्स मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने JBT टीचर भर्ती घोटाला मामले को लेकर दूसरे बेंच को इसको सौंप दिया है। नेहा शर्मा, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद हैं। नेहा, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जब चौटाला के समय JBT भर्तियां हुई थी तकरीबन 3206 टीचर्स की, तो हाईकोर्ट ने इस मामले को जो है इन भर्तियों को रद्द कर दिया था। लेकिन उसके बाद समय जो है ये टीचर्स जो है हाईकोर्ट में उन्होंने अपील डाली थी और हाईकोर्ट ने जो है फिलहाल जो है पूरा मामले की सुनवाई कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन इसी के दरमियान कुछ न्यूज़पेपर्स की तरफ से गलत रिपोर्टिंग की गई थी और कुछ TV चैनल्स की तरफ से तकरीबन की जो है हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, इस अपील को खारिज कर दिया है। उसके बाद हाईकोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किए थे श्रमित, लेकिन आज जो है हाईकोर्ट ने अपना फैसला जो है इसको देने से इनकार कर दिया है और इस मामले को दूसरे बेंच को रेफर कर दिया है। और श्रमित, इसका साफ मतलब है कि जो सुनवाई खत्म हो चुकी थी अब फिर से जो है सुनवाई नए सिरे से शुरू होगी, क्योंकि दूसरे बेंच में मामला जो है वो जाएगा, तो नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी। फिर से आर्गुमेंट होंगे, बहस होगी और फिर उसके बाद कहीं जाके जो है हाईकोर्ट फिर से अपना फैसला इसके ऊपर सुनाएगी। लेकिन अभी के लिए मामला जो है दूसरे बेंच को रेफर हो चुका है। जी शमित। जी नेहा, आपसे जानना चाहें कि ये फैसला जो है ये जो दूसरे बेंच को सौंपा गया मामला, ये किसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है? देखिए शमित, अभी फिलहाल यही था क्योंकि अभी फिलहाल हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाना था, क्या फैसला था इसके ऊपर अभी फिलहाल नहीं पता है कि क्या फैसला था। लेकिन जिस तरीके से शमित टिप्पणियां कुछ न्यूज़पेपर और चैनल्स की तरफ से पहले कह दिया गया था कि इसको रद्द कर दिया गया है, इन नियुक्तियों को अपील को फिर से रद्द कर दिया गया है। अब फिलहाल जो मुश्किलें फिर से पैदा हो गई हैं वो ये है शमित कि इन टीचर्स को फिर से अब काफी लंबा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है हाईकोर्ट के फैसले का, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, फैसला आ जाना था, लेकिन अब फिर से स्टार्टिंग से प्रक्रिया शुरू होगी, फिर से बहस होगी, फिर से आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे और नए सिरे से जो है सुनवाई फिर से शुरू होगी। तो मुश्किलें जो है टीचर्स के लिए जरूर बड़ी हैं, क्योंकि उनको अब लंबा इंतजार फिर करना पड़ेगा फैसले के लिए। चलिए नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मिशन मेडल की।
हिसार की पूनम मलिक भारतीय महिला हॉकी टीम की अहम सदस्य हैं। बॉल पर उनका चीते की तरह टूट पड़ना और विरोधियों को चकमा देना उनके खेलने की बेहतरीन कला है और परिवार को अपनी बेटी पर गर्व है। तो वहीं कोच को उम्मीद है कि पूनम रियो में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। इस परिवार की बेटी रियो ओलंपिक में हिंदुस्तान की एक उम्मीद है। जी हां, हिसार के उमरा गांव की पूनम मलिक का चयन रियो ओलंपिक जाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। परिवार में खुशी है और परिवार के सदस्यों को मिल रही बधाइयों का सिलसिला जारी है। मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला हॉकी टीम का हिस्सा बनकर पूनम ने न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव और पूरे हरियाणा को गौरवान्वित किया है। वो तो मेहनत करी है बेचारियां ने भी, दिन रात लगी रही, घर बार सब कुछ छोड़ के ना, माँ बाप छोड़ के ना वहाँ जुटी रही मेहनत पे। मन तो घना गर्व से आ रहे सारी टीम के लिए है बेटी, सारी ये बेटी है अपने भारत के लिए है। ये तो घना गर्व से मन लड़कियां बोली। पूनम फॉरवर्ड लाइन में खेलती है। उनकी स्पीड और बॉल पर उनका लपकना विरोधियों के होश उड़ाने के लिए काफी है। हॉकी कोच आजाद मलिक ने पूनम को प्रशिक्षित किया है, लेकिन अब जाकर उनकी मेहनत रंग लाई है। कोच को पूनम से काफी उम्मीदें हैं। पूनम जो है ये फॉरवर्ड लाइन में खेलती है और इसके अंदर जो है आज भी आप जब मैच देखेंगे, जब भी देखते हैं तो इसकी स्पीड जो है ये बॉल के साथ इसकी स्पीड से काफी स्पीड से दौड़ती है और जो एक फॉरवर्ड प्लेयर के अंदर जो अटैक के साथ साथ इसका जब रिकवरी जो है बाद में दोबारा जब बॉल बाई चांस छिन जाए तो ओपोनेंट छीन ले तो उसके बाद दोबारा रिकवर करने के लिए वो बड़ी अच्छी खासियत है इसके अंदर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 36 साल के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक में जगह बनाने में सफलता हासिल की है। टीम के सदस्यों में जोश है और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के 6 खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं। पूरे देश की निगाहें इस टीम पर टिकी है। 36 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में जगह बनाई है। ऐसे में इस टीम से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। सिरसा के गांव जोधका की रहने वाली सविता पुनिया का गोलकीपर के तौर पर टीम में चयन हुआ है और परिजनों में खुशी है। सविता से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। सिरसा का छोटा सा गांव जोधका, इस गांव को एक नई पहचान दिलाई है सविता पूनिया ने। अपने शानदार खेल की बदौलत आज सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की एक मजबूत स्तंभ बन गई है। रियो ओलंपिक में सविता पूनिया से न केवल उनकी टीम को काफी उम्मीदें हैं, बल्कि पूरा देश सविता से उम्मीद लगाए बैठा है। जब बेटी का सिलेक्शन रियो ओलंपिक के लिए हुआ तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिजनों और ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। परिवार को उम्मीद है कि उनकी बेटी जरूर देश का नाम रोशन करेगी। हम चाहते हैं ओलंपिक में बहुत बढ़िया खेले, सभी टीम एकजुट होकर खेले, मेडल लाए देश के लिए और दूसरों देशों के सिक्के छुड़ाए। और उम्मीद है कि ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम बहुत अच्छा करेगी। सविता पूनिया को बेस्ट गोलकीपर यूं ही नहीं कहा जाता। ये तमाम मेडल सविता की कामयाबी की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 7वीं वुमेन एशिया कप में सिल्वर, सिडनी में हुए ऑस्ट्रेलिया यूथ फेस्टिवल में ब्रॉन्ज और साउथ अफ्रीका में हुए 4 देशों के टूर्नामेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इन सभी जीतों में गोलकीपर के तौर पर सविता पूनिया की अहम भूमिका रही है। सविता जो है ये गोलकीपर की पोजीशन पे खेलती है और ये शुरू से ये मेरे पास 2005 में यहाँ पे मेरे पास आई थी। तो शुरू से ही इसके अंदर एक जो गोलकीपर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो कोच देखते हैं कि उसकी हाइट, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी जो मूवमेंट्स हैं बड़ी शार्प मूवमेंट्स हैं। हॉकी में गोलकीपर के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। विरोधियों के गोल को रोकना, उनकी रणनीति को फेल करना सविता पूनिया को बखूबी आता है। सविता पूनिया ने वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल में जापान के खिलाफ खेलते हुए 12 गोल बचाए थे, जो बताता है कि सविता पूनिया एक बेहतरीन गोलकीपर है। सविता पूनिया के इन प्रदर्शनों से साफ हो जाता है कि रियो में भारत की जीत में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।